स्टूडेंट्स, हम आपके लिए लेकर आए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो कि बहुत से पुराने आपके जो एग्जाम पेपर है उनमें भी आए हुए हैं और ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे, बहुत ही आपके लिए लाभदायक भी होंगे। सो कम टू द पॉइंट एंड दिस आवर क्वेश्चन नंबर 1। किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची जाने वाली स्पर्श रेखाओं की अधिकतम संख्या होगी। स्पर्श रेखाओं की अधिकतम संख्या हो सकती है किसी वृत्त पर। अगर हम देखते हैं कि कोई वृत्त, अगर किसी वृत्त के पर कोई बिंदु स्थित है तो केवल एक स्पर्श खींची जाती है। अगर यही बिंदु वृत्त के बाहर स्थित होगा तो उस पर स्पर्श कितनी खींची जाती है? दो। इस प्रकार दो स्पर्श रेखा हम इस पर ड्रॉ कर सकते हैं और ये दोनों दोनों स्पर्श कैसे होंगे? बिल्कुल ठीक इक्वल होंगी, पी ए इक्वल पी बी के। ओके स्टूडेंट्स, तो उसका मतलब यह है कि हमारे पास जो आंसर करेक्ट होगा इसका कि वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से वृत्त पर केवल दो इक्वल स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। दो बराबर रेखाएं, इनके आंसर होगा हमारा दो। और इस पर आप क्या करेंगे? डार्क सर्किल कर सकते हैं अपने ओआर शीट पर। और इसके बाद आप चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 यह है कि बिंदु 7 3 की y अक्ष दूरी होगी। 7 3 की y अक्ष दूरी क्या होगी? तो a हो गया हमारा 3, b 7.2 एंड c 7। लेकिन सबसे पहले समझें कि y अक्ष दूरी क्या हो। तो जब आपने निर्देशांक ज्यामिति पढ़ा होगा या पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो यहाँ समझ लीजिए कि जो पड़ी लाइन होती है वो एक्स एक्सिस होता है और जो खड़ी लाइन होती है वो वाई एक्सिस होता है। तो वाई एक्स पे डिस्टेंस दूरी का मतलब होता है कि एक्स निर्देशांक और एक्स एक्स से दूरी का मतलब होता है कि वाई निर्देशांक। तो इसलिए वाई अक्ष से दूरी किसी भी बिंदु की होती है उसका एक्स निर्देशांक। ओके स्टूडेंट, तो इस बिंदु में शुरुआत में पहले x आता है, उसके बाद y। तो x कितना यहाँ पर 7 हो गया, तो यहाँ पर 7 मात्रक हो गया। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? सी। सी ऑप्शन पर आप क्या करेंगे? डार्क कर लेंगे। तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर। कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3, यदि p sin थीटा इक्वल टू q cos थीटा तो cosec थीटा का मान होगा। इसका मान हमें चेक करना है। कैसे निकाल लेंगे? हम लाल बटे काका की हेल्प लेंगे थोड़ी सी और पाइथागोरस प्रमेय का हम यूज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखिए हमें दिया क्या, इसका सोल्यूशन हम कैसे निकाल लेंगे? सबसे पहले सोल्व करते हैं इसको कि p sin थीटा इक्वल टू q cos थीटा। आप cos को इसके पूर्ण में लिया ना, तो sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू q अपॉन p। ओके स्टूडेंट, ये p इसके पूर्ण आ जाएगा, इधर cos इसके पूर्ण दिया, तो ये हो जाता है हमारा कितना? tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू हमारा q अपॉन p। जबकि लाल बटे का जो एक फॉर्मूला आता है इसका है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो tan होता है मतलब लंब बटे आधार, इनके tan में क्या होता है? हमारा लंब बटे आधार होता है। तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पर एक ट्रायंगल बना लेंगे और इस ट्रायंगल को बनाने के बाद आप यहाँ पर थीटा पुट कर लें, नाम लिख सकते हैं इसका ABC। और जब थीटा के सामने जो जो होते हैं हमारे वो लंब होते हैं, लंब हमारे पास Q हो गया, यहाँ पर आधार इसका P हो जाएगा और 90 डिग्री यहाँ पर ले लीजिए आप, तो इसके सामने जाते हैं हमारे कर्ण। तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे आप। जब पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे आप तो AC स्क्वायर यानी कि पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला होता है कलावर्ट्स, कला। इस तरह देखिए, कर्ण स्क्वायर, लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर। तो यहाँ पर AC स्क्वायर बराबर होता है कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। और AC स्क्वायर में निकालना है, AB कितना है? Q का स्क्वायर प्लस P स्क्वायर के। तो AC दो पावर हटाने के लिए आप इसका रूट ले लेंगे, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर का क्या लेंगे? अंडर रूट। अगर इनके बीच में कोई मल्टीप्लाई का साइन होता तो बेशक आप इससे रूट हटा सकते थे, लेकिन प्लस का या माइनस का साइन है तो रूट नहीं हटा पाएंगे। तो हमारे पास AC की वैल्यू आई जाएगी। जबकि हमारी वैल्यू निकालने किसकी? कोसेक थीटा की। और कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है? वो होता है साइन थीटा का। जबकि साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, तो कोसेक थीटा क्या होता है? इसका कर्ण बटे लंब। और स्टूडेंट, तो कर्ण यहाँ पर हमारे लिए क्या बन गया? AC, जो कि हो गया अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। लंब यहाँ पर कितना है? क्योंकि अपोजिट साइड, थीटा के अपोजिट साइड लंब होती है, लंब हो सकती है, तो ये हो गया इसका अपॉन Q। यानी कि ऑप्शन चेक कर लीजिए आप, यहाँ पर हमें ऑप्शन मिल जाता है A। तो A ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन और इसके नीचे आप डार्क सर्किल कर सकते हैं। आफ्टर दिस, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 चलता है कि tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, डॉट 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 tan 89 डिग्री तक।
यहाँ पर एक जो कोर्स होता है कम्प्लीमेंट्री फॉर्मूला लगता है रेशो का, और कम्प्लीमेंट्री फॉर्मूला लगाने के लिए आप क्या करेंगे कि यहाँ पर आप साइन को कोस में चेंज करना पड़ा, कोस को साइन में, टेन को कोड में, इस तरह चेंज हम करते हैं 90 डिग्री पर, 90 माइनस थीटा पर साइन कोस में, कोस साइन में, टेन कोड में चेंज हो जाता है। लेकिन अगर इस टाइम में कोई क्वेश्चन आपका आता है 1 से लेकर, आप इसका आंसर फिर भी 1 याद रखेंगे, क्योंकि इसका कैलकुलेशन करने के बाद आएगा तो 1 ही। तो इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे, आप इसको एक फॉर्मूला यूज करेंगे कि tan 90 माइनस थीटा जो होता है वो कोट थीटा में चेंज होता है, कोट 90 डिग्री माइनस थीटा वो चेंज होता है हमारा tan थीटा में। हम इस फॉर्मूले की इसमें हेल्प लेंगे और उसके बाद इसको सोल्व करेंगे कि tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री एंड डॉट डॉट डॉट, बीच में कहीं ना कहीं इसमें 45 जो रहेगा, tan 45, फिर डॉट डॉट tan 88 डिग्री एंड tan 89 डिग्री हो जाएगा। tan 45 की वैल्यू सबको पता ही होगा कि tan 45 वैल्यू नहीं पता है तो याद रख लें कि 1 होता है, और यहाँ पर आप दो को चेंज कर लीजिए, यहाँ पर tan 1 डिग्री को आप लिख सकते हैं 90 माइनस 89 डिग्री, tan 2 डिग्री को आप लिख सकते हैं tan 90 माइनस 82 डिग्री, एंड सो ऑन। इसी तरह आगे बढ़ाते हैं, tan 45 वैल्यू 1 हो जाती है, डॉट डॉट डॉट, और tan 88 इंटू tan 89, और tan 90 पर जो रहता है कोट में चेंज होता है, फॉर्मूला बन गया हमारा, ये सीधा बन जाता है कि कोट 89 डिग्री इंटू कोट 88 डिग्री एंड डॉट डॉट 1, यहाँ पर गया tan 88 डिग्री इंटू tan 89 डिग्री, और आप tan किसका उल्टा होता है, कोट का, कोट tan का उल्टा होता है, तो क्यों ना आप कोट को tan में चेंज कर दें, तो 1/tan 89 इंटू 1/tan 88 डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पर 1 डॉट 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 एंड tan 88 इंटू tan 89, ये सब के सब इस तरह से कट जाएंगे, और जब कट कर क्या आप मल्टीप्लाई करते कितना आएगा 1। ये तो आप आंसर याद रखें, फिर ऑप्शन नंबर डी पर आप इसके नीचे OR शीट में आप डार्क कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5, यदि समीकरण 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस क्यू इक्वल टू 0 के मूल बराबर है तो q का मान हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखो, जब मूल बराबर होते हैं तो स्टूडेंट वहां पर क्या होता है कि बी स्क्वायर माइनस के 4ac इक्वल टू 0 होता है, बी स्क्वायर माइनस के 4ac इक्वल टू 0, इसको विदित कर जो वैल्यू होती है वो 0 रहती है, रूट्स तो रियल होते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या करते हैं कि 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस क्यू इक्वल टू 0, और इसको आप क्या करेंगे किसकी कंपेयर करते हैं हम किससे, जो इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से आप इसकी कंपेयर कर लीजिए। जब आप कंपेयर करेंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो 3 हो गया, यहाँ पर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट a हो गया, तो a इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, b इज इक्वल टू यहाँ पर 5 एंड c इज इक्वल टू माइनस q के। इसमें लिखा है कि मूल बराबर है, क्वेश्चन में क्या दिया है, सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए कि इसमें दिया क्या है। इसमें गिवन है कि मूल बराबर है, जब मूल बराबर होंगे तब फॉर्मूला लगता है कि बी स्क्वायर माइनस के 4ac इक्वल टू 0 की। तो b की वैल्यू यहाँ पर कितनी दी हमने, वो विद साइन ले गए 5, तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर कर दीजिए, 4 एक वैल्यू हमारे पास कितनी है 3, q की वैल्यू, c की वैल्यू कितनी है माइनस की q होगी, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, 5 का स्क्वायर हमारे पास 25, 4 से 12 और प्लस के 12 q इक्वल टू 0 की। 25 को आप इधर ले आएंगे तो 12 q इक्वल टू प्लस का इधर आके माइनस में हो जाएगा, और q इक्वल हो गया माइनस के 25/12। तो आप क्वेश्चन को देखिए कहां हमारा ऑप्शन मिलता है, ऑप्शन नंबर मिल गया आपका ए, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस पर आप क्या करेंगे, डार्क कर दोगे OMR शीट के अंदर। स्टूडेंट्स, सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 6, समांतर श्रेणी माइनस की 62 माइनस की 59 और 7 10 का 11वां पद होगा। यहाँ हम देख रहे हैं कि लगातार एक 3 की वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो इसका क्या होता है, कॉमन डिफरेंस या साम अंतर बोलते हैं। और यहाँ पर प्रथम पद क्या है, तो उसका प्रथम पद इस श्रेणी का हमारे पास हो गया जी a इक्वल टू माइनस 62। सार्व अंतर निकालने के लिए जैसे हम d से डिनोट करते हैं, अगले पद में से पिछले पद को आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, माइनस के 59 माइनस माइनस के 62, और यहाँ पर माइनस के 59 प्लस 62 मिलकर कितना बन जाते हैं यहाँ पर 3, और 3 का इसमें डिफरेंस हो गया 7 और 10 में 3 का डिफरेंस है,
और n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 11। जो सा भी टर्म आपको निकालना होता है उसमें से एक d कम करते हैं। अगर हमें 11 पद निकालना होता है तो क्या लिखते हैं a प्लस 10d लिख दीजिए। तो a की वैल्यू यहाँ पर कितनी है हमारे पास, a की वैल्यू हमारे पास -62 है और 10 d की वैल्यू हमारे पास 3 होगी -62 और 10 3 जा के देते हैं हमारे पास 30, 10 से 30 हो जाएंगे और 62 में से आप 30 को सब्ट्रैक्ट करें तो -32। तो ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर। इस पर आप क्या करेंगे, आप ओएमआर सीरीज के नीचे ही डाल कर लोगे। और स्टूडेंट्स सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 7। आप क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए और क्वेश्चन नंबर 7 में इसमें क्या लिखा है कि क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है कि यदि PE is equal to 0.05 तो PE बार का मान होगा। देखो ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, यानी कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन होगा हमारे पास। जबकि हमें बता कि इवेंट और नॉट इवेंट दोनों का जोड़ होता है, सम होता है वो 1 की इक्वल होता है, ओनली 1। तो ऐसे यहाँ पर क्या होता है कि जितने भी सिंपल इवेंट होते हैं सबका सम भी क्या होता है 1 की इक्वल होता है प्रोबेबिलिटी का। तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है हम इस चीज का प्रयोग कर लेंगे इसमें कि PE प्लस PE नॉट इज इक्वल टू 1 की P का वैल्यू में हमारे पास वह 0.05 प्लस PE बार इज इक्वल टू 1। सो PE बार इज इक्वल टू 1 माइनस के 0.05। आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, आप 1 के बाद आप 0 पुट कर लेंगे इस तरह से और 0.05 इसके बाद आप कर ले लीजिए। जब आप कर लेंगे 10 में से 5 जाए तो 5 और यहाँ पर 9 और यहाँ पर पॉइंट और इधर रहेगा हमारा 0। तो 0.95 इसका आंसर हो गया 0.95। ऑप्शन चेक करते हैं इसके ऑप्शन कितने दिए और इसमें ऑप्शन देख दीजिए हमें यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर कि a इज इक्वल टू 0.92, b इज इक्वल टू 0.93, c इज इक्वल टू 0.94 एंड d इज इक्वल टू 0.95। तो स्टूडेंट्स हमारा आंसर जो था वो 0.95 आया, तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा। और इसी के नीचे में आप क्या करें OMR शीट में आप क्या करोगे, आप इसको डार्क कर लोगे बिल्कुल गोल, कोई इसमें छोड़ना नहीं है। तो ये हमारा आंसर याद रखें कि इवेंट और नॉट इवेंट दोनों का सम की प्रोबेबिलिटी होती है 1 इक्वल होती है प्रायिकता के। और स्टूडेंट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 8। एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद है। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है तो गेंद के लाल होने की प्रायिकता होगी। देखो प्रायिकता में फाइंड करनी। प्रायिकता क्या होता है, प्रायिकता होता है किसी भी घटना के हमारे जो मैथमेटिक रीजनिंग होती है, मैथ की भाषा में उसको समझाना या लिखना वो हमारी प्रायिकता होती है। तो यहाँ पर देखो प्रायिकता के लिए क्या करेंगे कि घटना के पक्ष में परिणाम कितने हैं और टोटल संभव परिणाम कितने हैं, वो हमारी प्रायिकता बन जाएगी। तो यहाँ पर हम देखेंगे, हम इसने बात पूछी लाल गेंद की, तो लाल गेंद कितनी हमारे पास, लाल गेंद हमारे पास 3, जबकि कुल कितनी है, कुल हमारे पास है 3 + 5 यानी कि 8। इसलिए लाल गेंद होने की प्रायिकता, लाल गेंद होने की प्रायिकता वो कितनी हो जाएगी कि लाल के पक्ष में हमारे पास 3 है, तो आप लाल की फिर 3 रखिए अपॉन में आएगा कुल टोटल यानी कि 8, तो 3/8 होगा। काली पूछता है तो काली होती है 5/8। तो पहला ऑप्शन का करेक्ट। यहाँ पर आप क्या करेंगे, एक OMR शीट में आप इसको फिल कर देंगे, डार्क कर देंगे बिल्कुल। फिर उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 9 पर। चित्र में DE पैरेलल BC, तो C की माप पूछा है, आप लाइन इस लाइन के पैरेलल गिवन है, इसको हमें निकालनी है। एक थिंग्स थ्योरम होती है कि जब किसी भी ट्रायंगल या किसी भी त्रिभुज की एक साइड के समांतर हम कोई रेखा खींचते हैं तो वो उन दोनों शेष भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित कर देता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि DE समांतर किसके, BC के, इसलिए थेल्स प्रमेय हम इसमें यूज कर सकते हैं। और थेल्स प्रमेय के अनुसार क्या होता है कि AD/DB इक्वल होगा AE/EC के। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर 1.3/3.9 और 1.5 हमें जो C निकालना था इसलिए लेंगे आप पॉइंट से इसका पॉइंट डाल दीजिए। तो 13 पॉइंट से पॉइंट रहते दोनों सेम डिजिट है
13 is equal to 1.5 upon CE। तो इससे काट दिया आप 30 में 13 तेरह 39 1.5 अपॉन सी की। आप इसको क्रॉस कर लीजिए। जब आप इसको क्रॉस करेंगे तो सी ई इक्वल हो गया 3 मतलब 1.5 में तो 4.5 आ जाएगा। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, डी। यहाँ पर ढूंढ लीजिए आप, डी ऑप्शन है। यानी कि 4.5 सेंटीमीटर खींचिए। आप क्या करेंगे, डार्क कर लीजिए। आप इसको गोले को ओवल को फिल कर दीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपने थेरेस थ्योरम का प्रयोग किया है। यहाँ पर हम लेंगे प्रोबेबिलिटी का प्रयोग। एक क्वेश्चन आई है, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं हम। ओके स्टूडेंट्स, कम टू द क्वेश्चन नंबर 10। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 चित्र में दे रखा है कि त्रिभुज एम एन एल तथा त्रिभुज पी क्यू आर में एल एम ढूंढ लीजिए आप। कहां से एल एम। और ये दे रखी त्रिभुज में कोण एम दे रखा है, कोण क्यू और कोण क्यू देखे दोनों 70 के होंगे। ये 70 का है और ये भी 70 डिग्री 70 डिग्री का हो गया। यहाँ पर एम एन दे रखा है 3 सेंटीमीटर और एम एल ये दे रखा है 4.5 सेंटीमीटर। पी क्यू मिला है 2 सेंटीमीटर, क्यू आर मिला यहाँ पर 3 सेंटीमीटर। तो मैंने लिखा में क्या होगा, सही पूछा है। यानी यहाँ पर समरूप ढूंढे, ये निशान लिखा होगा हमारे पास समरूप का होगा। तो समरूपता में अब देखिए, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल हो गया क्योंकि इधर 3 और ये 4.5 है। अगर आप लेंगे 3/2, ये 3 इसका अपॉन ये रेशियो ले लीजिए आप, 3/2 ले लीजिए। या फिर एक काम कर सकते हैं आपकी 3/45, 3/4.5 इधर ले जाओ 2/3। क्या दोनों इक्वल आते हैं, रेशियो देख लेते हैं हम। अगर आप इसकी डेसिमल हटाओगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 30/45। डेसिमल हटाइए, ऊपर 0 बढ़ाइए, 15 से काट दीजिए, 2/3 इसके इक्वल आएगा। बिल्कुल ठीक। किसकी साइड गए, यानी कि हमारा एन एम किसके इक्वल बढ़ गया, क्यू पी और पी क्यू के। और फिर इसके बाद चलता है हमारा एम एल, ये पड़ जाता है किसके, क्यू आर के। तो रेशियो क्या बने हमारा, पी क्यू क्यू आर। तो ये हो गया हमारी साइड भुजा, फिर एंगल, फिर साइड। इधर भी हमारा क्या है कि जो साइड फिर एंगल और फिर साइड। तो रूल कौन सा बन गया कि एस ए एस समरूपता से कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज एन एम एल समरूप। क्योंकि यहाँ पर एम बीच में है तो यहाँ पर 70 डिग्री, क्यू बीच में जाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखेंगे। जो हमारा पी क्यू आर, ये ऑप्शन देखने का मिलता है। तो ये ऑप्शन मिल गया हमारा ऑप्शन नंबर सी पर। सी द करेक्ट आंसर। सो आप कमेंट लीजिए इनके, ये इस पर आप डार्क कर सकते हैं। कैसे पता लगाएंगे, यदि हिसाब लगा लेंगे, रेशियो देख सकते हैं कि इसका 3:2 और 4.5 और 3 ले लेंगे तो भी यहाँ 3:2 ही, और इसका रेशियो सेम आ जाएगा। ये एंगल इस एंगल के बीच में आएगा। कोई ना कोई रूल बनता है, या तो एस एस बनता है, एस एस बनता है, ए बनता है। तो समरूपता कोई ना कोई रूल इसमें अप्लाई हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।